चैनल। आज के इस वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7 स्टडी करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम स्टडी करने वाले हैं। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में 3 अलग अलग यहाँ पर आपको मेथड्स बताए गए हैं। एक है आउटपुट मेथड, सेकंड वन है इनकम मेथड एंड थर्ड वन है एक्सपेंडिचर मेथड। तो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर आउटपुट मेथड कवर किया था, जिसमें मैंने आपको हर एक स्टेज जो प्रोडक्शन की स्टेज है यानी कि जो वैल्यू एडेड मेथड है वो सारा इतना बहुत ज़्यादा इजी वे में बताया है। जिसने अगर वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो लिंक पर टच करिए या फिर आई बटन यहाँ पर होता है उसमें देखिए, आपको मिल जाएगा और आप देख सकते हैं। और जिसने भी पेपर पैटर्न की वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ देख लेना। और आज के इस वीडियो में हम इनकम मेथड स्टडी करने वाले हैं। इनकम मेथड में आपको पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगी और हम प्रिकॉशंस भी देखेंगे कि क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है जब हम मेथड्स ये यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हम जब इनकम मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम स्टडी करने वाले हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड, दिस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर कॉस्ट मेथड। अब आप ये हमेशा हाईलाइट करके रखिए कि इनकम मेथड को क्या बोला जाता है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि आउटपुट मेथड के 2 अलग अलग नाम और हैं, एक है इन्वेंट्री मेथड और दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो इनकम मेथड का क्या नाम है? देखो, इनकम मेथड को ऑल्सो मतलब इसका एक और नाम है ऑल्सो नोन एज, मतलब इसको इनकम मेथड भी बोलते हैं और फैक्टर कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबको ये याद रखना है कि इनकम मेथड पूछा जाएगा या फिर फैक्टर कॉस्ट मेथड, दोनों सेम है। आपको बिल्कुल भी यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है। इनकम मेथड को हम फैक्टर कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि जब हम टेक्स्ट बुक में इनकम मेथड देखेंगे तो उसके ही साइड में आपको फैक्टर कॉस्ट मेथड भी लिखना है, ताकि आपको एग्ज़ाम में याद रहे कि हाँ, इनकम मेथड और फैक्टर कॉस्ट मेथड सेम है। और अगर क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन दी फैक्टर कॉस्ट मेथड, तो आप बिल्कुल भी डरेंगे नहीं और आपको पता होगा कि इनकम मेथड को ही हम फैक्टर कॉस्ट मेथड बोलते हैं। इसलिए ये नाम दोनों भी याद रखने हैं, क्योंकि शफल हो सकता है क्वेश्चन में। बार बार आपको समझाती हूँ क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा रश और हरी होता है, इतना हम याद नहीं रख सकते। इसलिए स्टार्टिंग से ही हमें ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। और हर वीडियो में मैं हर एक छोटी से छोटी पॉइंट बताती हूँ कि आपको एग्ज़ाम में क्या क्या दिक्कत आ सकती है, जो अभी से आपको याद रखनी है। इसलिए बोलती हूँ हर बार आपको कि इनकम मेथड को फैक्टर कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, ये याद रखना। दिस मेथड एस्टिमेट नेशनल इनकम फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन साइड। अब ये वाला जो एस्टिमेशन है ना नेशनल इनकम का, जब हम नेशनल इनकम थ्रू द इनकम मेथड के ज़रिए अगर हम नेशनल इनकम को काउंट करेंगे या एस्टिमेट करेंगे, तो ये मेथड के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन साइड से हम स्टडी करने वाले हैं। हम एस्टिमेट कहाँ से करने वाले हैं? हम एस्टिमेट करने वाले हैं नेशनल इनकम का, मतलब नेशनल इनकम की काउंटिंग करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन के साइड से। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द income payments received by all citizens of a country in a particular year are added up. That is, income that accrue to all factors of production by the way of rent, wages, interest and profit are all added up together, but income received in the form of transfer payment are ignored. अब इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है यहाँ पर देखिए। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, मतलब इस मेथड में क्या होगा, जो भी इनकम मिलेगी हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अब लैंड को क्या मिलता है? लैंड को मिलता है रेंट। ठीक है, लेबर को मिलते हैं वेजेस, कैपिटल को मिलता है देखो कैपिटल को क्या मिलता है? कैपिटल को यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे सबको मिल गया, अपने अपने वेजेस मिल गए।
रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिल गया, कैपिटल को इंटरेस्ट मिल गया। ये सारी की सारी चीज़ें पता है हमें कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं इनको ये सारे फैक्टर पेमेंट, इसको क्या बोलते हैं हम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को क्या बोलते हैं हम, फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट मतलब देखो ये सारे फैक्टर हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, और इनको जब पेमेंट मिल रही है तो हम उसे बोल रहे हैं फैक्टर पेमेंट। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इन्हें हम जब पेमेंट दे रहे हैं रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के अंदर, तो हम बोल रहे हैं इसे फैक्टर पेमेंट। ठीक है, तो इनकी जो जितनी भी पेमेंट आ रही है, ये जितने भी कंट्री के सिटीजन्स हैं उनको जो भी इनकम या पेमेंट मिल रही है पर्टिकुलर ईयर, और मैंने आपको यहाँ पर बताया है हमेशा कि नेशनल इनकम एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर काउंट करी जाती है। फाइनेंशियल ईयर हमेशा विद इन अ ईयर, और फाइनेंशियल ईयर और विद इन अ ईयर, ये दोनों सेम बात होती है। ठीक है, एक साल के अंदर जितनी भी यहाँ पर इनकम रिसीव्ड की गई है बाय द सिटीजन ऑफ अ कंट्री, वो हम काउंट करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। ठीक है, इन सभी को हम आर एडेड अप टुगेदर, सभी को काउंट करेंगे और ऐड कर लेंगे, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगी नेशनल इनकम। लेकिन यहाँ पर ट्रांसफ़र पेमेंट को हमें इग्नोर करना है। ट्रांसफ़र पेमेंट को हमें हमेशा इग्नोर करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, ट्रांसफ़र पेमेंट को इग्नोर करना है। ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होती है, जैसे किसी को पेंशन मिलती है या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मतलब जिसको बेरोज़गारी भत्ता मिलता है, लोगों को काम नहीं रहता है, तो गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स होती हैं जिसके अंडर उनको 700 रुपीज़ पर मंथ या फिर 3000 रुपीज़, ये जो रेंजेस हैं इसके अंदर उनको दिया जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस गवर्नमेंट की स्कीम के अंडर होता है। तो ये सारी क्या होती हैं, ये सारी ट्रांसफ़र पेमेंट होती हैं। तो ये जो ट्रांसफ़र पेमेंट होती है ना, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, विडो को जो पेंशन मिलती है, नॉर्मल जो लोग होते हैं गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ उनको पेंशन मिलती है, तो इन सब को हमें नहीं काउंट करना है। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फैक्टर की पेमेंट आएगी, या फिर जितने भी इनकम रिसीव कर रहे हैं सिटीजन्स ऑफ कंट्री एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर, उनको हमें ऐड करना है, और हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर नेशनल इनकम यहाँ पर हम एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसफ़र पेमेंट को हमें इंक्लूड नहीं करना है। द डेटा पर्टेनिंग टू इनकम आर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, ये जो डेटा है हम डिफरेंट सोर्सेस से ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस फ्रॉम इनकम टैक्स रिटर्न से, रिपोर्ट से, बुक ऑफ अकाउंट से, एज वेल एज एस्टिमेट फॉर स्मॉल इनकम, जो स्मॉल इनकम के एस्टिमेट्स होते हैं वहाँ से। ठीक है, जीएनपी कैन बी ट्रीटेड एज द सम ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अंडरटेकिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी on the part of resource owners and reflected in the production of total output of goods and services during a given period of time। ये जितना मैंने आपको समझाया था पहले कि जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, जो नेशनल इनकम, तो ये जो जीएनपी है ये कैसे मिलेगा, सम है ये फैक्टर इनकम का। फैक्टर इनकम कैसे मिलती है मैंने आपको बताया, रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ये सारे कुछ मिला देंगे हम। ठीक है, फैक्टर्स को जो इनकम मिलने वाली है ये सारे का सम क्या होगा, फैक्टर इनकम, जो भी यहाँ पर मिल रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है और उससे वो अर्न की जा रही है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है और उससे अर्न की जा रही है, मतलब लेबर ने अपना लेबर मतलब उसने काम किया होगा तभी उसे उसकी इनकम मिली होगी। ठीक है, या फिर लैंड को किसी ने अपने रेंट पे दिया होगा, या मतलब जैसे एक पर्सन है उसके पास बहुत सारे लैंड्स है, तो उसने क्या किया होगा, अपना एक फैक्ट्री होगी वहाँ पर उसने लैंड को रेंट पर दे दिया होगा किसी को, तो वो जो इनकम आने वाली है वो उसके रेंट आने वाला है उस पर्टिकुलर फैक्ट्री से, तो वो क्या होगा, वो सारा कुछ यहाँ पर ऐड हम कर देंगे, तो वही है फैक्टर इनकम। और इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उससे ही वो इनकम आ रही है। ठीक है,
Thus GNP according to income method is calculated as follows। अब यहाँ पर आपको ये जो फॉर्मूला दिया गया है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड मैंने आपको बताया है एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट में से हमें माइनस करना पड़ेगा इम्पोर्ट को, ठीक है, इम्पोर्ट को हम माइनस कर देंगे। तो ये जो रेंट वेजेस प्रॉफिट इंटरेस्ट और प्रॉफिट ये सारा कुछ मिल गया हमें, ये हमें पता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होगा कि ये मिक्स्ड इनकम क्या है। अब ये मिक्स्ड इनकम क्या होती है? मिक्स्ड इनकम ऑफ अ सेल्फ एम्प्लॉयड person refers to the surplus or deficit amount which is earned from the production process by the enterprise which are not corporated। not corporated मतलब वो एक रजिस्टर्ड कंपनी नहीं हो सकती है। वो पर्सन क्या होगा? वो पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, ठीक है, वो पर्सन क्या होगा? सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर हम मिक्स्ड इनकम को सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन का रेम्यूनरेशन भी बोल सकते हैं, मतलब जो इनकम उसको मिल रही है। रेम्यूनरेशन ऑफ अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन इज ट्रीटेड एज मिक्स्ड इनकम, मतलब जो एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है ना, जो उसको इनकम मिल रही है, हम उसको मिक्स्ड इनकम के अंदर काउंट करने वाले हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझो, समझने के लिए समझो, मैं एकदम सिंपल में बता रही हूँ, उसको ऑपरेटिंग सरप्लस भी बोलते हैं। मिक्स्ड इनकम जो होती है वो हम सेग्रीगेट नहीं कर सकते हैं कि ये एक पर्सन का प्रॉफिट आ रहा है या एक पर्सन को यहाँ पर वेजेस मिल रहे हैं या रेंट मिल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझो, एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, एक क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, एक है डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर, मैंने आपको बताया है कि डॉक्टर की जो सर्विसेज के अंदर आती हैं, डॉक्टर की क्या आती है? सर्विसेज आती हैं। अब डॉक्टर जो है एक अच्छे हॉस्पिटल में काम नहीं कर रहा है, उसकी खुद की खुद का एक शॉप है, डॉक्टर का खुद का एक क्या है? डिस्पेंसरी है, खुद की एक डिस्पेंसरी है, खुद का एक हॉस्पिटल है। तो डॉक्टर को यहाँ पर क्या मिलने वाला है? डॉक्टर को क्या मिलेगा यहाँ पे? उसे क्या हम बोलेंगे? उसकी इनकम को हम किस में अंडर करें, किसके अंदर यहाँ पर मिक्स कर सकते हैं? इंटरेस्ट में कर सकते हैं क्या? वेजेस में कर सकते हैं क्या? रेंट में कर सकते हैं क्या? क्योंकि वो तो खुद एम्प्लॉयड पर्सन है ना, उसकी सर्विसेज हैं, वो डॉक्टर है, डॉक्टर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उसकी जो इनकम है वो हम मिक्स्ड इनकम के अंदर काउंट करेंगे, सीधा सीधा, ठीक है। यहाँ पर नो झंझट, हम अच्छे से यहाँ पे जो है मिक्स्ड इनकम के अंदर उनकी जो पेमेंट आ रही है हम सीधा यहाँ पर मिक्स्ड इनकम के अंदर डाल देंगे। एक और एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पूरी की पूरी फैमिली है और वो अपने फार्म लैंड के ऊपर काम करती है, ठीक है। पूरी कंपनी, पूरी जो, और ये कॉरपोरेटेड कंपनी नहीं है, तो इनकी इनकम कैसे हम काउंट करेंगे? कि अभी देखो, एक फैमिली है, उसके अंदर वो फार्मर के 3 सन्स हैं, 1 2 3, फिर उनकी यहाँ पर देखो एक और काम करती है, उनकी वाइफ भी काम करती है, प्लस उनके जो है कुछ फ्रेंड्स भी काम करते हैं। तो इन सब की जो इनकम है, ये जो पूरी फैमिली की इनकम है, अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि फार्मर को इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर प्रॉफिट मिल रहा है या फिर इनको वेजेस मिल रहे हैं? क्योंकि इनकी जो अकाउंटिंग ही नहीं होती है कभी भी। ये जो फार्मर्स जो फैमिली के अंदर काम करते हैं, इनकी कोई भी जो है अकाउंटिंग नहीं होती है कि किसको कितने वेजेस दिए जा रहे हैं। तो इनकी जो इनकम है, इनकी जो इनकम है, ये जो फैमिली वाली इनकम है, जो फार्म लैंड के ऊपर एक पूरी की पूरी फैमिली काम कर रही है, पूरी की पूरी फैमिली जब यहाँ पर काम कर रही है और उनके पास कोई भी अकाउंटिंग प्रूफ नहीं है, तो उनकी इनकम हम मिक्स्ड इनकम के अंदर काउंट कर लेंगे, ठीक है। और ऐसे ही जैसे मैंने डॉक्टर का एग्जांपल बताया, और ऐसे लॉयर्स भी हो सकते हैं, बार्बर्स भी हो सकते हैं, जो खुद ही एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनकी जो इनकम आने वाली है वो हम इसके अंदर काउंट करेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज द इनकम दैट इज रिसीव्ड ओवर अ गिवन रेफरेंस पीरियड बाय इंडिविजुअल फॉर देमसेल्फ और इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स as a result of their current or former involvement in self employment jobs। उनके जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जॉब्स है उसमें हम जो है सेग्रीगेट, मतलब सेपरेटली हम काउंट नहीं कर सकते कि क्या मिल रहा है उन्हें, कितना मिल रहा है।
तो हम डायरेक्टली मिक्स्ड इनकम के अंदर काउंट कर लेंगे। मैंने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दो दो अलग अलग एग्जाम्पल देकर समझा दिए हैं, और यहाँ पर आपको सिंपली फॉर्मूला लिखना है, और यहाँ पर आपका प्रिकॉशंस है। देखो प्रिकॉशंस में क्या क्या है, प्रिकॉशंस हमें लेने पड़ेंगे जब हम ये एस्टिमेट कर रहे हैं। फर्स्ट है ट्रांसफ़र इनकम और ट्रांसफ़र पेमेंट लाइक स्कॉलरशिप, गिफ्ट्स एक्सेट्रा, यहाँ काउंट नहीं करने वाले हैं, इनको हमें इग्नोर करना पड़ेगा। जो ओल्ड एज पेंशन्स मिलती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलते हैं, इनको हमें इग्नोर करना पड़ेगा। ऑल अनपेड सर्विसेज लाइक सर्विसेज ऑफ अ हाउसवाइफ, हाउसवाइफ को कभी भी किसी भी प्रकार से यहाँ पे सर्विसेज में पैसे नहीं मिलते हैं। हाउसवाइफ अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है लव और अफेक्शन के इसमें, लेकिन उन्हें कभी भी पेमेंट नहीं की जाती है। क्या आपके पापा आपकी मम्मी को पैसे देते हैं? मंथली नहीं देते हैं। तो इनकी जो सर्विसेज है, हाउसवाइफ की जो सर्विसेज हैं वो अनपेड सर्विसेज हैं, तो इन्हें हमें इग्नोर करना पड़ेगा। टीचर, एक टीचर अपने खुद के ही बच्चों को पढ़ा रही है, उसे क्या पैसे मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं, उन्हें पैसे नहीं मिल रहे। अगर एक टीचर अपने खुद के बच्चों को पढ़ा रही है तो उन्हें पैसे नहीं मिल रहे, तो ये भी हमें इग्नोर करना पड़ेगा। एनी इनकम फ्रॉम सेल ऑफ अ सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स को हम बिल्कुल भी इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये करंट इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा नहीं होती है। मैं हमेशा बताती हूँ, और हमेशा प्रिकॉशंस में ये प्रिकॉशन तो आता ही है कि हमें इनकम जो आ रही है सेकेंड हैंड गुड्स से, जैसे कि कार, हाउस, ये सारे सेकेंड हैंड गुड्स हो जाते हैं, और बहुत सारे सेकेंड हैंड गुड्स है जिससे भी इनकम आ रही है उसे हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये करंट इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमने इन्हें ऑलरेडी पिछले वाले अकाउंटिंग ईयर में काउंट कर लिया था जब ये न्यू फाइनल प्रोडक्ट के रूप में। अब इसे हम बार बार काउंट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स शुड बी इग्नोर्ड as they do not add anything to the real national income। ये जो शेयर्स और सेल्स ऑफ शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, ये रियल नेशनल इनकम के अंदर हमें कभी भी ऐड नहीं करना है, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, आगे भी इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना अभी से, कि जो शेयर्स और जो बॉन्ड्स हैं वो रियल नेशनल इनकम के अंदर कभी भी काउंट नहीं होंगे, ठीक है। रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि इन्होंने ये जो शेयर्स थे ये जो इन्होंने कुछ भी ऐड नहीं किया है रियल नेशनल इनकम के अंदर, इसलिए हम इन्हें इग्नोर कर देंगे। मतलब उस टाइम पर पर्टिकुलर जो रियल नेशनल इनकम है ना, उसके अंदर हम इसे इसलिए ऐड नहीं करेंगे और इसे हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि इन्होंने कुछ रियल नेशनल इनकम के अंदर कुछ भी ऐड अप नहीं किया है, ऐड ऑन नहीं हुआ है, इसकी वजह से तो हम इन्हें इग्नोर कर देंगे, ठीक है। रेवेन्यू अब यहाँ पर रिसीव हो रहा है गवर्नमेंट थ्रू दी डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू जो भी रेवेन्यू रिसीव्ड हो रहा है ये हम इग्नोर कर देंगे। इट इज़ ओनली अ ट्रांसफ़र ऑफ इनकम, ये एक ट्रांसफ़र ऑफ इनकम है, सिंपली रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू डायरेक्ट टैक्सेस। जो भी रेवेन्यू रिसीव हो रहा है डायरेक्ट टैक्सेस थ्रू, ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस में जो भी अमाउंट मिल रहा है हम उसे क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। वो क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ इनकम है, जस्ट ट्रांसफ़र ऑफ इनकम है, इसलिए हम उसे यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर इग्नोर करने वाले हैं, ऐड ऑन नहीं करेंगे नेशनल इनकम जब हम काउंट करेंगे। जब हम इनकम मेथड यूज़ करेंगे तो ये सारे प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कंपनीज, इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज सच एज वाटर सप्लाई शुड बी इंक्लूडेड। इन सभी को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे एक गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो उसमें से जो प्रॉफिट आ रहा है, पब्लिक एंटरप्राइज है, तो उसमें से जो इनकम आएगी वो हमें ऐड ऑन करनी पड़ेगी। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कंपनीज, ये भी हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा। वाटर सप्लाई, इसको सबको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। जो भी इनकम आ रही है, जैसे गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी के थ्रू आ रही है, वाटर सप्लाई के थ्रू आ रही है, पब्लिक एंटरप्राइजेस के थ्रू आ रही है, तो ये सारा हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन kept for self consumption and imputed rent of owner occupied houses should be included।
ये सबको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। इन इंडिया द नेशनल इनकम कमेटी ऑफ द CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन uses the income method for adding up the income arising from trade, transport, professional and liberal arts, public administration and डोमेस्टिक सर्विसेज। अब ये जो CSO है, मैंने आपको पहले भी बताया, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूज़ करती है इनकम मेथड कि यहाँ पे ये ऐड करती हैं इनकम जो भी यहाँ पे जनरेट होती है थ्रू ट्रेड के थ्रू, जो भी जनरेट हो रही है इनकम, ट्रांसपोर्ट, प्रोफेशनल्स, इन सभी के थ्रू जो भी इनकम जनरेट होगी ये ऐड अप कर देंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है प्रिकॉशंस फिनिश हो जाते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सपेंडिचर मेथड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।